नमस्कार। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। सियासी गलियारे में आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर जिनके लिए जिनको समझना जानना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करने वाले हैं और हरियाणा की राजनीति के उन तमाम मुद्दों को आज हम आपको बताएंगे। तो सियासी गलियारा में सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ौदा उपचुनाव की, क्योंकि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर हरियाणा में सियासत इस कदर गर्मा गई है कि सीएम और नेता प्रतिपक्ष आमने सामने आ गए हैं और खुलकर एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट पे आपको दिखाते हैं, देखिए। लिटमस टेस्ट हो जाएगा, वो भी इस्तीफा दे के आ जाए, मैं भी इस्तीफा दे के जाता हूँ, दोनों बड़ौदा से लड़ लेते हैं, लोगों को फैसला कर लेंगे। हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं उस पर अब भी कायम हूँ। अगर वो चाहें तो इस्तीफा दे के आ जाएं, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए उनके मुकाबले में। नहीं तो हम अपने किसी मजबूत कैंडिडेट को वहाँ से लड़ाएंगे। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। जैसे जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। सियासत के अखाड़े में उतरे नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खून बड़ौदा उपचुनाव से इन पहले उबाल मारने लगा है कि नहीं होता बर्दाश्त, इस्तीफा दे मनोहर लाल, मेरे सामने लड़े चुनाव। यही लिटमस टेस्ट, मैं भी इस्तीफा दे के जाता हूँ, दोनों बड़ौदा से लड़ लेते हैं, लोगों को फैसला कर लेंगे। हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं उस पर अब भी कायम हूँ। अगर वो चाहें तो इस्तीफा दे के आ जाएं, मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए उनके मुकाबले में। नहीं तो हम अपने किसी मजबूत कैंडिडेट को वहाँ से लड़ाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इस बयान पर हरियाणा की सियासत के सरताज सीएम मनोहर लाल कुछ बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाए और सियासत की लड़ाई दो पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बीच आ गई। दोनों आमने सामने आ गए। मनोहर लाल ने हुड्डा की इस चुनौती पर ऐसा जवाब दिया जिसके बाद हुड्डा को बोलने से पहले अब शायद सोचना पड़ जाए। सीएम कहते हैं हुड्डा इस्तीफा दें, लड़े बड़ौदा चुनाव, हमारा साधारण कार्यकर्ता उन्हें हराने का दम रखता है। उन्होंने प्रयोग करके देख लिया है। अपने बहुत बड़े नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता को एक और चुनाव लड़ा के देख लिया उन्होंने। हम तो कहते हैं वो प्रयोग करें, दूसरा भी करें, हम उनको ध्यान में करा देंगे, ठीक है ना। इसलिए हम तो सामान्य कार्यकर्ता से अगर वो चुनाव में आते तो उनको हराने का दम रखते हैं। राजनीति में जब बयानबाजियों का दौर शुरू होता है तो ये कोई नहीं जानता कि लड़ाई किस हद तक अंजाम पहुंचेगी। सीएम ने हुड्डा के साथ साथ सुरजेवाला को भी घसीट लिया और कह दिया कि हुड्डा आजमा चुके हैं जींद में अपने सबसे बड़े नेता सुरजेवाला को खड़ा करके। हमारे सामान्य कार्यकर्ता ने उन्हें वहां से हराया और यहां बड़ौदा में भी हम हुड्डा को ऐसे ही हरा देंगे। जींद में हमने एक सामान्य नए कार्यकर्ता से सुरजेवाला को हराया था, यहाँ भी हम सामान्य कार्यकर्ता से, वहीं स्थानीय कार्यकर्ता से हुड्डा साहब आते हैं तो उनको हराने का काम हम करेंगे। हरियाणा की राजनीति बड़ौदा उपचुनाव से पहले उस मुकाम पर आ पहुंची है जहां दो सबसे बड़ी पार्टियों के सबसे बड़े नेता आमने सामने हैं। चुनाव से पहले हम बस इतना ही कहेंगे, संभाल लो, सहेज लो, समेट लो इन बयानों को, इन पलटवारों को, क्योंकि चुनाव इसीलिए तो आते हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर गठबंधन सरकार ने उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। अब ऐसे में कई खबरें सामने आ रही हैं और महत्वपूर्ण यह है कि केसी बांगड़ बड़ौदा से उपचुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर गठबंधन सरकार के दलों ने उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी की शुक्रवार को
नई दिल्ली में पहली बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि उम्मीदवार गठबंधन का होगा और चुनाव बीजेपी के चिन्ह कमल के फूल पर लड़ा जाएगा। करीब 1.5 घंटे तक हरियाणा भवन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री सुरेश भट्ट और महामंत्री संजय भाटिया के साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और सीनियर नेता केसी बांगड़ के बीच मंथन चलता रहा। मीटिंग के बाद धनखड़ और निशांत सिंह ने कहा कि चुनाव बीजेपी के सिंबल पर ही लड़ा जाएगा। हमने ये तय किया है कि चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार भी गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर होगा। ये बातें हमारी तय हो गई हैं। चुनाव गठबंधन लड़ेगा, उम्मीदवार गठबंधन का होगा, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। जेजेपी गठबंधन का हिस्सा है, जैसे आदरणीय धनखड़ साहब ने कहा है, हम भी गठबंधन का हिस्सा है, मिलकर के चुनाव लड़ें। जब गठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो गठबंधन में जितनी भी ताकत है सभी चुनाव के लिए इस्तेमाल हो, चाहे जेजेपी की हो चाहे बीजेपी की हो। गठबंधन ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इस बात पर अब तक सस्पेंस बरकरार है कि बीजेपी जेजेपी का संयुक्त उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि इस बीच हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा भी बड़ी जबरदस्त है कि संयुक्त उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि एक जाट चेहरे के तौर पर केसी बांगड़ को ही लॉन्च किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक और तरह की चर्चा ये है कि केसी बांगड़ को लॉन्च करने के पीछे एक रणनीतिक योजना काम कर रही है। चर्चा ये है कि अगर केसी बांगड़ को लॉन्च किया जाता है तो वो कैंडिडेट तो जेजेपी के होंगे, लेकिन चुनावी मैदान में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ वोट की अपील करते हुए दिखाई और सुनाई देंगे। अब यहाँ पर राजनीतिक विचारकों का मानना यह है कि अगर केसी बांगड़ को बीजेपी चुनाव चिन्ह के साथ लॉन्च करती है तो इसके कई मायने हो सकते हैं। मसलन अगर बांगड़ जीते तो वो तकनीकी तौर पर जेजेपी के नहीं बल्कि बीजेपी के विधायक कहलाएंगे, और अगर बीजेपी इस चुनाव में जीत दर्ज करती है तो इसी के साथ बीजेपी के विधायकों की संख्या 40 से बढ़कर 41 हो जाएगी। यानी यहाँ पर सदन के अंदर संख्या बल में मजबूती बीजेपी को ही मिलेगी। दूसरी बात ये, अगर भविष्य में बीजेपी और जेजेपी में किसी तरह की दरार पड़ती भी है तो ऐसे में बांगड़ बेशक जेजेपी के लिए अपनी स्वामी भक्ति रखते हों, लेकिन सदनीय परंपरा के मुताबिक वो बीजेपी का साथ नहीं तोड़ पाएंगे। खैर, ये तमाम बातें अभी सिर्फ चर्चाओं का ही विषय हैं, क्योंकि अब तक ना तो बांगड़ के नाम पर औपचारिक मुहर लगी है और ना ही इस बात की औपचारिक घोषणा हुई है कि गठबंधन का चेहरा जेजेपी से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो एक तरफ उपचुनाव और दूसरी तरफ कांग्रेस में आपसी घमासान कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच क्या वही हो रहा है जो एक वक्त में हुड्डा और तंवर के बीच हुआ करता था? कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। अब बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो ठीक ही कहते हैं। समय के बलवान होने की बात बड़ौदा उपचुनाव में भी सही दिखने लगी है। मौजूदा समय में कांग्रेस में चल रहे घमासान से हर कोई वाकिफ है। कांग्रेस में ही वर्चस्व की लड़ाई पहले जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के बीच थी, वही लड़ाई अब भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के बीच चलती दिखाई दे रही है। हालांकि इनके पास आपसी तल्ख रिश्ते जग जाहिर हैं। कभी जींद उपचुनाव में भूपेंद्र हुड्डा खेमे के कारण रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़ना पड़ता था, तो आज बड़ौदा उपचुनाव के लिए रणदीप सुरजेवाला खेमे के कारण हुड्डा खेमा परेशान है। हुड्डा खेमे को अपने प्रत्याशी की टिकट के लिए दौड़ भाग करनी पड़ रही है। वहीं सुरजेवाला खेमे ने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी है कि हुड्डा अपने समर्थक नेता को टिकट दिलवा भी लाते हैं तो भी उन्हें नुकसान होगा, और नहीं भी दिलवा पाते हैं तो भी उन्हें नुकसान होगा। इतना ही नहीं, ये नुकसान सिर्फ बड़ौदा तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। इस चुनाव में खींचतान का परिणाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के किलोई हलके तक पहुंच सकता है।
स्थिति तो ऐसी बनी है कि कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा की मौत के बाद अब उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के कारण श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे जीता हुड्डा ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। जीता हुड्डा की राहुल गांधी दरबार में पैरवी के लिए रणदीप सुरजेवाला आ गए हैं। सुरजेवाला का साथ कुमारी सैलजा भी दे रही हैं। इसी वजह से पूर्व मुख्यमंत्री का खेमा इन दिनों परेशानी में है। टिकट मिले या न मिले, दोनों स्थिति में नुकसान मौजूदा स्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री का ही होगा। हुड्डा के खेमे में काफी हलचल है। बताया जा रहा है कि जिस तरह जीता हुड्डा या उनकी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए सुरजेवाला कोशिश कर रहे हैं, उसी से ये बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि इससे दिवंगत कांग्रेस नेता श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार में यह संदेश जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके परिवार को टिकट नहीं दिलाना चाहते। ऐसे में अगर परिवार से किसी को टिकट मिलती है तो भी और नहीं मिलती है तो भी श्री कृष्ण हुड्डा का परिवार भूपेंद्र सिंह के खिलाफ होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण हुड्डा ने अपने ही हल्के किलोई से खुद को दूर कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रास्ता साफ किया था। इसी वजह से भूपेंद्र हुड्डा हर बार चुनाव में श्री कृष्ण हुड्डा के पक्ष में वोट मांगते रहे। किलोई हल्के में आज भी श्री कृष्ण हुड्डा और उनके परिवार का वर्चस्व है। अगर इस परिवार में यह बात पक्की हो गई कि भूपेंद्र हुड्डा उनके खिलाफ हैं, तो किलोई हल्के में भी भूपेंद्र हुड्डा को आने वाले समय में परेशानियां हो सकती हैं। बात वर्चस्व की भी आपको बता दें कि पिछले साल जींद में हुए उपचुनाव के दौरान कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला को टिकट दी गई। 22,740 मतों के साथ सुरजेवाला तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 50,566 मतों के साथ बीजेपी के कृष्ण मिड्डा ने जीत दर्ज की थी। उस समय रणदीप सुरजेवाला को टिकट दिलवाने में हुड्डा खेमे का बड़ा हाथ था। कांग्रेस नेतृत्व के सामने प्रचार किया गया था कि सुरजेवाला का पुराना हल्का जींद ही है और इनका वहां वर्चस्व भी है। इसी वजह से रणदीप सुरजेवाला को चुनाव लड़ना पड़ा। वहीं इस बार बड़ौदा उपचुनाव के दौरान श्री कृष्ण हुड्डा परिवार से टिकट की पैरवी करते हुए ये कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए श्री कृष्ण हुड्डा को विधायक बनाया था, इसीलिए उपचुनाव में परिवार का हक सबसे ज्यादा बनता है। इसके अलावा आलाकमान के सामने यह भी प्रचार किया जा रहा है कि हल्के में भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व है। ऐसे में अब ये उपचुनाव भूपेंद्र हुड्डा के लिए भी बड़ा बन गया है। उपचुनाव इस समय हरियाणा की राजनीति के लिए बड़ा महत्व रखता है। हर एक राजनीतिक दल के लिए ये चुनाव सरकार बनाने के लिए जितना ही महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मौजूदा समय में प्रदेश की सरकार बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन से चल रही है। बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा तो बीजेपी के एक और विधायक मिलेगा, जिसके बाद बीजेपी का किला और मजबूत होगा। कांग्रेस के साथ भी यही स्थिति है। ये सीट जीतकर कांग्रेस प्रदेश भर में बीजेपी के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश करेगी। जनता टीवी के लिए सोनीपत से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जेजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियों के लिए बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया है। बोर्ड और निगम चेयरमैन के करीब 45 पद खाली हैं, लेकिन इनमें से जेजेपी ने 15 पर ही अपनी दावेदारी की है। बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी अब बड़ौदा उपचुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले ही राजनीतिक नियुक्तियां चाहती है। इसके लिए पार्टी की तरफ से कई बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी हाईकमान को आग्रह किया जा चुका है। इस बार जेजेपी ने बीजेपी को बड़ौदा उपचुनाव से पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। जेजेपी की ओर से इस बात पर कोई भी नेता खुलकर तो बोल नहीं रहा, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही चर्चाओं से यह संभव है कि मंगलवार तक राज्य में कुछ राजनीतिक नियुक्तियां हो सकती हैं। खासतौर पर जेजेपी के हिस्से की राजनीतिक नियुक्तियों को मुख्यमंत्री अंतिम रूप दे सकते हैं। 10 विधायकों वाली जननायक जनता पार्टी के समर्थन से चल रही मनोहर सरकार में यूं तो बोर्ड और निगम चेयरमैन के करीब 45 पद हैं, लेकिन इनमें से जेजेपी ने 15 पर ही अपनी दावेदारी की है। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इन नामों की सूची मुख्यमंत्री समेत बीजेपी हाईकमान को भी दे दी है। अब देखना है कि बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव से पहले ये राजनीतिक नियुक्तियां करेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी में भी इन नियुक्तियों को लेकर 2 मत हैं। एक गुट का मत है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद ही नियुक्तियां की जाएं,
ताकि चुनाव पर इसका प्रभाव न पड़े। दूसरा गुट ये चाहता है कि अगर बड़ौदा उपचुनाव में मंत्रियों के अलावा कुछ नेता बोर्ड निगम चेयरमैन के रूप में प्रचार के लिए जाएंगे तो इसका अलग ही असर होगा। जननायक जनता पार्टी के विधायकों से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों में मनोहर सरकार में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर की जा रही देरी से अंतर विरोध भी है। दुष्यंत चौटाला ने इसके चलते कुछ नेताओं को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी दी थी। बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन के अलावा कुछ दूसरे नेताओं और विधायकों को भी लाभ के पद सरकार से दिलवाए जा सकते हैं। अब इंतजार सबको है कि ये नियुक्तियां होंगी तो होंगी कब। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा है और वो ये है कि हरियाणा में बीजेपी कब अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। इस पर सांसद संजय भाटिया ने पर्दा उठा दिया है और बता दिया है कि बीजेपी 16 अक्टूबर को उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगी। साथ ही संजय भाटिया ने कांग्रेस को बड़ौदा उपचुनाव के बहाने आड़े हाथों भी लिया है। हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म है। इसी कड़ी में गोहाना में सांसद संजय भाटिया ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी 16 तारीख को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगी। 16 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है। ये अधिकार उनके पास है, ये अधिकार हमारे पास भी है कि दोनों हम 16 तक कैंडिडेट अनाउंस कर सकते हैं। वहीं उन्होंने बड़ौदा के विकास के लिए बीजेपी की सरकार की तरफ से की गई घोषणाएं 100% पूरी होने की बात कही। 300 करोड़ के कामों की घोषणा भी होगी और काम शुरू भी होंगे, उनके वर्क ऑर्डर भी होंगे। ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप था, इसीलिए बार बार आपके माध्यम से भी आज कहना चाहता हूं कि 4 साल भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार प्रदेश के अंदर है और मैं चाहता हूं कि आप इस विकास के अंदर अपने साझीदार बनो, अपना साझा रखो, अपना हक पैदा करो। ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी है। 4 साल की फिल्म भी आप देखोगे कितना जबरदस्त यहाँ पर विकास होगा। कृषि कानूनों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता पूरी मेहनत से लगा हुआ है और बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी आमने सामने का चुनाव लड़ रही है। जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसका जवाब मैंने खुद एनडीटीवी पे देखा है, एक रजत शर्मा जी का देखा है। और मतलब ऐसे जो माना जाता था कि शायद ही कभी प्रो सरकार बात करते हो, लेकिन उन्होंने इस बिलों को लेकर खुद कहा कि हमने इन बिलों को पढ़ा है और विपक्ष इसको भ्रमित करने का काम कर रहा है। उन्होंने एक सच्चाई को संबल दिया। ऐसी अपेक्षा में आपका मीडिया भी हमारा साथ दे रहा है और आपसे ये उम्मीद भी रखते हैं। दूसरा, अपनी पूरी ताकत से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी दिल से, शिद्दत से इस काम में लगा हुआ है और आमने सामने का चुनाव है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, बड़ौदा हलके में 15 साल कांग्रेस का विधायक था, लेकिन उनका क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ाव नहीं था और न ही काम करवाने की ललक। बड़ौदा का विकास न होना कृष्ण हुड्डा से ज्यादा जिम्मेदार भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हैं। उन्होंने परिवारवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति की है। किलोई और बड़ौदा में भी विकास करवाने में भेदभाव रखा। हुड्डा पर परिवारवाद हावी है, कांग्रेस प्रेशर की राजनीति कर रही है। अरे 10 साल आप कहां थे जब आपकी ही सरकार थी? बड़ौदा को आप अपना घर कहते हो और अपने घर में क्या किया आपने? तो अभी हम तो उससे थोड़े ही समय में ज्यादा रिजल्ट दिया हमने कामों का। और वो कहते हैं ना, काट की हंडी बार बार नहीं चटती। अपना भाईचारा, अपना पड़ोस का नारा देके हर बार बड़ौदा के वोट लिए, लेकिन मैं बड़ौदा के अपने साथियों से, जागरूक साथियों से, पत्रकारों से ये जरूर चाहूंगा कि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुड्डा साहब की हो या दीपेंद्र जी की हो, भाई आपने ऐसा बड़ौदा के लिए क्या कर दिया, आपने ऐसा क्या किसानों के लिए कर दिया जो बीजेपी नहीं कर रही, या आपका किया हुआ बीजेपी ने वापस ले लिया। लगातार हुड्डा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। बीजेपी की घोषणा से घबराकर विपक्ष को अपनी पर्ची खत्म होने का डर
सता रहा है। अपने आप को किसान पुत्र और धरती पुत्र कहते हैं, लेकिन उनके कामों का आकलन करो तो उन्होंने किसानों की धरती पे सेक्शन 469 यानी कि एक्वायर कर ली, एक्विजिशन करके, और वही जमीनें ऑन रिकॉर्ड बात है, वही जमीनें जब किसानों ने, उनको लगा भी सरकार से हमें 20 लाख मिलना है या 25 मिलना है या 30 मिलना है, कोई बिल्डर आकर इनडायरेक्ट उनको लालच देकर जब उसी जमीन के 40-50 लाख रुपए देता है तो वो अपनी जमीन बेच के चले जाते हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में एक्वायर है, और वही बिल्डर के पास आते ही वो जमीन रिलीज हो जाती है। इस तरह के अनेकों उदाहरण उन्होंने किसानों की बात जरूर की लेकिन बिल्डर्स को फायदा दिया, और जिस तरह से नौकरियों के अंदर धांधली रहती थी, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर धांधली रहती थी, वो धांधलियां इस सरकार में आके दूर ही, व्यवस्था चेंज हो रही है, तकलीफ होती है। जिनके धंधे चल रहे थे, दलाली के जो दुकान खोल के बैठे थे सीएलयू की, जो ठेके उठाते थे बड़े बड़े कामों के, उनकी दुकानें बंद जरूर हुई। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में सांसद संजय भाटिया भी कांग्रेस को घेरने और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि राजनीति में अक्सर यही होता है, विपक्ष सरकार को घेरता है और चुनाव के वक्त सरकार विपक्ष को। जनता टीवी के लिए गुहाना से राम सिंह मार की रिपोर्ट। प्रदेश में किसानों को लेकर सरकार की तरफ से आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि किसानों तक कृषि कानूनों को लेकर सही जानकारी पहुंचाई जाए। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साथ ही विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। प्रदेश में हो रही किसानों पर सियासत के बाद विपक्ष और पक्ष अब आमने सामने हैं। विपक्ष कहता है किसान परेशान हैं, तो पक्ष कृषि कानूनों को किसानों के हक में होने की बात कहता है। एक बार फिर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओपी धनखड़ ने यह साफ कहा कि ये कानून किसान के हित में है। हम एक संकल्प ही लेके चले हुए हैं कि भाई सच को झूठ से हारने नहीं देंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कानून सच के पक्ष के हैं, ये किसान के हित के हैं, और जब मंडी भी यूं ही चलेगी, एमएसपी भी यूं ही रहेगा, बढ़ के आएगा। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ लगातार किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार मंडियों से खरीद कर रही है और जो लोग झूठी अफवाह फैला रहे थे उनके झूठ की पोल खुल गई है। मंडी यूं ही चलती रहेगी, एमएसपी यूं ही रहेगा। झूठ कांग्रेस की खुलती जा रही है कि भाई ये झूठ बोल रहे थे, अब तो एमएसपी पे खरीद हो रही है, अब तो बाजरा और जीरी खरीदी जा रही है। 32,000 करोड़ रुपया पंजाब में पिछली बार लगा था, सरकार केंद्र सरकार ही दे रही है। 12,500 करोड़ हमारे लगा था, केंद्र सरकार ही दे रही है। चाहे 13 लगे, चाहे 14 लगे, उत्थे जे 33 लगे, चाहे 34 लगे। बाजरा पिछली बार 650 करोड़ में खरीदा गया था, इस बार 600-700 करोड़ लगे। तो सरकार खरीद कर रही है। तो ये जो झूठ बोल रहे थे एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, खरीदेंगे नहीं, वो सारी की सारी झूठ की पोल इनकी खुल गई है। इतना ही नहीं, ओपी धनखड़ ने कांग्रेस को एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर आड़े हाथों लिया और कह दिया कि कांग्रेस भय की राजनीति कर रही है, किसानों को डरा रही है। ये एक काल्पनिक स्थिति उत्पन्न करते हैं और उसका भय उत्पन्न करते हैं, उसकी भय की राजनीति करने की इनकी आदत हो गई है और लोग भी इस आदत को समझ गए हैं। भाई जो स्थिति आज है नहीं, हम कह रहे हैं बिक रहा है, बिकेगा, कह रहे हैं आगे नहीं बिकेगा। भाई राहुल तो भी जवान है, बताओ, सुरजेवाड़ा भी जवान है, दीपेंद्र भी जवान है, भगवान की कृपा रही तो 20 साल मैं भी काटूंगा, ना बिके तो हम अड़े हैं। प्रदेश में बड़ौदा उपचुनाव है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है, केंद्र सरकार से वक्त मांगा है, वो जब भी बुलाएंगे हम जाएंगे और प्रत्याशी के नाम आपके सामने होंगे। उम्मीदवार का ऐलान कभी भी हो सकता है। अभी केंद्र से हमने समय मांगा हुआ है, जो ही वो हमको समय देते हैं, कल का, परसों का, परले दिन का, तो हम और मुख्यमंत्री जी जाएंगे। हम उसके लिए तैयार हैं, हमने अपना होमवर्क एक तरह से तैयार किया हुआ है। जो ही केंद्र की मोहर लगेगी, निर्णय हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास 25 आवेदन आए थे,
सभी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो गई है। केंद्र की मुहर लगते ही सभी के सामने प्रत्याशी का नाम होगा। 25 उम्मीदवारों पर चर्चा वहाँ हुई है और उसके बाद की चर्चा जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष होगी और जो भी कैंडिडेट होगा वो आपके सामने आ जाएगा। प्रदेश में उपचुनाव है और दूसरी तरफ किसान। विपक्ष किसान को ढाल बनाकर बड़ौदा उपचुनाव में इस मुद्दे को भुनाना चाहता है, तो सरकार विपक्ष के हर हमले का पलटवार कर रही है और ये राजनीति है, यहां अक्सर ऐसा होता रहता है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो सियासी गलियारा में फिलहाल इतना ही। हरियाणा की राजनीति से जुड़े कुछ ऐसे ही मुद्दों को लेकर कल एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल नमस्कार।